ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। झारखंड और महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आएंगे, लेकिन इसके साथ ही 15 राज्यों में हुए उपचुनाव के रिजल्ट भी आज देखने को मिल रहे हैं। और बिहार की मैं बात करूं तो यहां 4 सीट के लिए उपचुनाव हुआ है और बिहार में किसे बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, कौन आगे है कौन पीछे है। तरारी की अगर मैं बात करूं तो यहां से फिलहाल स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। तरारी से बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ अपडेट है, हमारे साथ सहयोगी आशुतोष है, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। आशुतोष, पहले तो अपडेट बता दीजिए दर्शकों को, और रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज, इन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, क्या तस्वीर है? नहीं, बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और हम लोग लगातार बता रहे थे कि बहुत मजा आएगा। आमतौर पर लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन चुनाव देखने वालों को भी मजा आता है, ये पहली बार पता चल रहा है। आप तस्वीरों में देखिए कि 4 सीटें थी, चारों में एनडीए लीड कर रही है। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट सीट जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, इमामगंज की बात कर लेते हैं। पहले इमामगंज में आप देखिए जीतन राम मांझी की बहू चुनाव लड़ रही हैं और ये लीड कर रही हैं, 3872 मतों से लीड कर रही हैं। रोशन कुमार जो आरजेडी के कैंडिडेट थे, उन्हें 41,651 वोट आए हैं, जबकि दीपा मांझी को 45,523 वोट आए हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो जनसुराज की बात हम लोग कर रहे थे, आप देखिए कितना बड़ा फैक्टर निकलकर सामने आया है जनसुराज का। जनसुराज के उम्मीदवार को 32,902 वोट आए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जो एक ये हम लोग शुरू से कह रहे थे कि जनसुराज वही काम करेगा जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में एलजेपी की तरफ से काम हुआ था, और चिराग पासवान ने जो काम किया था उसका नतीजा था कि नीतीश कुमार को कम सीटें मिली थी, और यही हाल जनसुराज का है। जनसुराज ने वोट काट दिया है आरजेडी का। अब यहाँ पर 3,872 मतों से दीपा मांझी फिलहाल आगे चल रही हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट सीट बेलागंज की बात कर लेते हैं। ये भी प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है आरजेडी के लिए। यहाँ पर भी जो एनडीए की उम्मीदवार हैं, मनोरमा देवी जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार हैं, 13,402 मतों से ये आगे चल रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से विश्वनाथ कुमार सिंह वहां पर उम्मीदवार हैं। सुरेंद्र यादव सांसद हैं, वहां के कद्दावर नेता हैं और लगातार विधायक वहां से रहे हैं। उन्हीं की सीट बचाने को लेकर के उनके बेटे आए थे। अब उनकी स्थिति क्या है? 31,250 वोट उनको मिले हैं, यानी वो 13,402 वोट से पीछे चल रहे हैं। और यहाँ भी जनसुराज ने अपनी मौजूदगी दिखा दी है। 12,898 वोट मिले हैं जनसुराज के। मोहम्मद अमजद हैं, उन्हें ये वोट मिला है। तो यहाँ भी वो अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं और जनसुराज की भूमिका जो हम लोग असेसमेंट कर रहे थे, वो लगभग चीज़ें वो नज़र आ रही थी। अब जो तस्वीर है वो तस्वीर हम दिखाएंगे आपको। रामगढ़ की बात कर लेते हैं। रामगढ़ में बहुत कांटे की टक्कर चल रही है। तो कांटे की टक्कर आप देखिए, रामगढ़ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि रामगढ़ में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उन्हें जो लीड मिल रही है वो 705 वोट। बहुत कांटे की टक्कर है वहाँ पे। और अशोक कुमार सिंह बीजेपी के पुराने विधायक हैं, पुराने पहले भी विधायक रह चुके हैं, पुराने नेता हैं। और आप देखिए यहाँ पर जो टक्कर उन्हें मिल रही है, उन्हें बीएसपी से टक्कर मिल रही है, आरजेडी से टक्कर नहीं मिल रही है। ये हम लोग पहले भी कह रहे थे कि बीएसपी, चूंकि ये सतीश कुमार सिंह यादव, अंबिका यादव एक पुराने आरजेडी के विधायक हुआ करते थे, नेता हुआ करते थे, उनके रिलेटिव हैं, और यही वजह है कि इन्हें वहां पर लीड मिल रही है। वो बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं सतीश सिंह यादव, और इन्हें देखिए 40,748 वोट आया है। सबसे खास बात, ये सीट इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप समझिए, अजीत कुमार सिंह राष्ट्रीय जनता दल से हैं। तो अजीत कुमार सिंह जो हैं वो जगदानंद सिंह के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं, और उनको विशेष तौर पर जेडीयू से लाया गया था आरजेडी चुनाव लड़वाने के लिए, क्योंकि वो सीट जगदानंद सिंह के बेटे की थी और वो सांसद बने। अब उनकी जगह पर, सुधाकर सिंह की जगह पर अजीत सिंह को लाया गया, लेकिन वहां पर तीसरे नंबर पर है। और ये स्पष्ट दिख रहा था, वहां पर जो बातचीत हो रही थी, जो लोग थे वो बता रहे थे, जो जनता का मन मिजाज था वो ये कह रहा था कि वहाँ बीजेपी बनाम बीएसपी टक्कर होने वाली है।
वो तस्वीर यहाँ पे दिख रही है। यानी रामगढ़ में तीसरे नंबर पर आरजेडी चली गई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर तरारी की। अब देखिए क्या परिस्थितियां हैं। तरारी में 10,841 वोट से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं विशाल प्रशांत, वो आगे चल रहे हैं। सीपीआई-एमएल के जो कैंडिडेट थे राजू यादव, उनसे आगे चल रहे हैं। और यहाँ भी जनसुराज ने जरूर उम्मीदवार दिया था, लेकिन आप देखिए यहाँ पर वैसी मजबूत स्थिति नहीं है। वहाँ पर 3,926 वोट किरण सिंह को मिला है। देखिए एक सबसे बड़ी बात विशाल प्रशांत के बारे में मैं बता दूं आपको कि विशाल प्रशांत सुनील पांडे के बेटे हैं, पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे हैं। और सुनील पांडे का अपना भी प्रभाव माना जाता है। पिछली बार भी इंडिपेंडेंट रूप से वो चुनाव लड़े थे, दूसरे नंबर पर रहे थे वो, तो उनका अपना प्रभाव और कैलकुलेट अगर कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें बीजेपी का सपोर्ट मिल गया, जेडीयू का सपोर्ट मिल गया, एनडीए का सपोर्ट मिल गया, तो पहले ये माना जा रहा था कि विशाल प्रशांत जीतेंगे ही एकदम हर हाल में। तो ये रिजल्ट सामने है और लगभग जीत चुके हैं विशाल प्रशांत और जीत गए। औपचारिक ऐलान बाकी है, औपचारिक ऐलान बाकी है। विशाल प्रशांत एक सीट जीत गए हैं। यानी तरारी से अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के विशाल प्रशांत यहां से जीत चुके हैं। लेकिन आशुतोष, जनसुराज की अगर मैं बात करूं तो जिस फैक्टर के साथ जनसुराज सामने आया था, जो जादू किए जाने की बात कही जा रही थी, वो तो नहीं दिख रहा। वो जादू शायद कहीं खो चुका है। देखिए एक बात आपको समझना होगा कि अगर आप लक्ष्य 100 का रखेंगे तब आप 30 तक पहुंचेंगे। ये चीज समझना होगा। आप अगर लक्ष्य 200 का रख रहे हैं तो 50 तक आप पहुंचेंगे, 100 तक पहुंचेंगे, 80 तक पहुंचेंगे। तो टारगेट हमेशा बड़ा कर रखना पड़ता है। और पहली बार आप अगर चुनाव में जा रहे हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और ये हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ठीक है, प्रशांत किशोर का उम्मीदवार भले ही ना जीते, लेकिन इतना जरूर मादा रखेगा कि वो दूसरे उम्मीदवार को हरा सकता है। अब डिपेंड करता है कि किस उम्मीदवार को हराना है। अगर आप छोटा सा आपको उदाहरण दे दें, आपको एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आप जरा इसकी तस्वीर देख लीजिए, बेलागंज की तस्वीर देख लीजिए, क्या हुआ क्या है यहाँ पर। बेलागंज में देखिए आरजेडी का जो बेस्ट समीकरण माना जाता है माई समीकरण, हालांकि तेजस्वी यादव A to Z बोलते हैं, लेकिन अभी भी आरजेडी का बेस्ट समीकरण माई समीकरण है। और माई समीकरण के बदौलत ही आरजेडी आगे बढ़ती रही है। अब तस्वीर क्या बनती है, अब देखिए अगर यहाँ इन दोनों के वोट को जोड़ दिया जाए तो तकरीबन जो है फाइटिंग की स्थिति आ जाती है। मतलब लड़ाई संभव था, लेकिन जनसुराज के उम्मीदवार ने 14,674 वोट काट लिए। और यानी कम शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जनसुराज के आने से आरजेडी को इसका नुकसान हुआ है और बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो यही बता रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप सिर्फ इतना ही नहीं है, आप अंदाजा लगाइए कि ये बेलागंज की सीट जीतने के लिए तेजस्वी यादव 3 दिनों तक वहां कैंप किए, बेलागंज में कैंप किए कि यादव वोट न टूटे, क्योंकि ये भी उम्मीदवार यादव हैं और ये भी उम्मीदवार बने, जेडीयू के उम्मीदवार भी यादव हैं और आरजेडी के उम्मीदवार भी यादव हैं। तो ये कोशिश थी तेजस्वी यादव की यादव वोट बैंक न टूटे, मुसलमान वोट बैंक न टूटे। इसके लिए शहाबुद्दीन के बेटे को चुनाव से ठीक पहले ज्वाइन करवाया गया आरजेडी, और ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि मुसलमान आज भी आरजेडी के साथ हैं। और खुद ओसामा वहां पर गए थे, कैंप किए थे, उन्होंने चुनाव प्रचार किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ, प्रशांत किशोर को पता था कि अगर कैंडिडेट वहां पर हम मुसलमान देते हैं तो नुकसान होगा। तो मैं वही कह रहा था, जैसे एक किंग मेकर अप्रत्यक्ष तौर पर आप कह सकते हैं प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर आने वाले समय में अगर समझिए कि आप ऐसे ऐसे कैंडिडेट, अगर मुझे बीजेपी को एनडीए को जिताना है तो मैं जो उम्मीदवार रहेगा विपक्ष का, उसी के तहत मैं अपना उम्मीदवार दे दूंगा, उनका वोट कट जाएगा। जो काम AIMIM सीमांचल में करते रहा है वो काम प्रशांत किशोर भी कर सकते हैं। तो ये समझिए कि एक बहुत बड़ी चीज। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो आप देख रहे हैं मोहम्मद अमजद, ये जेडीयू के ही नेता थे और ये इनको जेडीयू से चुनाव लड़ना था, इच्छा थी, लेकिन वहाँ मौका नहीं मिलता। तो प्रशांत किशोर ने एसेस किया कि भाई किसको लाया जा सकता है, तो वहां से उठाया गया और उठा करके प्लांट कर दिया गया। दाव खेला गया। बिल्कुल बिल्कुल, दाव खेल दिया गया।
तो ये सिर्फ वहीं की कहानी नहीं है। अब आप देखिए इधर आपको एक और तस्वीर हम दिखाते हैं। इमामगंज में क्या हुआ, जनसुराज की हम लोग बात कर रहे थे, इमामगंज में क्या हुआ। इमामगंज के उम्मीदवार को 36,453 वोट आए हैं जितेंद्र पासवान को। अब आप अंदाजा लगाइए कि 36,000 वोट को और प्लस रोशन कुमार के वोट को आप जोड़ दीजिए, जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं 45,569, तो कहीं भी दीपा मांझी नहीं टिकती हैं। लेकिन वहां प्रशांत किशोर को ये पता था, ये जितेंद्र पासवान वहां के पकड़ वाले नेता हैं। अगर प्रशांत किशोर को पता था कि अगर हम इन्हें देते हैं तो वो नुकसान पहुंचाएंगे, हालांकि नुकसान पहुंचाए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान कह सकते हैं कि पहुंच चुका है। लेकिन जीत लगभग कह सकते हैं कि अगर मार्जिन आप देखिए 5,563, यानी बहुत कांटे की टक्कर होगी। इतना आसान नहीं है आप जीत हासिल करना। जीतन राम मांझी के नाम पर आप तुरंत निकल जाइएगा तो इतना आसान नहीं। हम पहले भी मैंने कहा था कि इतना आसान नहीं होगा, और चूंकि पब्लिक भी का भी मूड मिजाज एकदम बिल्कुल अलग है, और जीतन राम मांझी को पब्लिक जिताते रही है, इसका मतलब उनकी बहू को भी जिता देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर तीसरा फैक्टर जो है वो जनसुराज के नाम पर सामने आ गया है। तो आप ये बिल्कुल समझिए, और यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने शक्ति परीक्षण के लिए ही अपने 4 उम्मीदवारों को सामने लाया था। ठीक है, कहीं कहीं हो सकता है नुकसान हुआ, कहीं कहीं सक्सेस नहीं हो पाए अपनी स्ट्रैटेजी में, लेकिन मजबूत जगहों पर आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर मजबूत उम्मीदवार अगर देते हैं तो नुकसान होगा। और यह चिंता की बात है। जेडीयू के कई विधायकों ने कहा है कि प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी को समझिए। चिंता आरजेडी से नहीं है, चिंता प्रशांत किशोर से है। अगर 15,000, 16,000, 20,000, 30,000 वोट अगर कोई कैंडिडेट काट लेता है तो भैया तो वो तो हार जाएंगे ना, जिनका वोट कटेगा वो हार जाएंगे। तो यानी अभी फिलहाल हम ये मानकर चले कि जनसुराज पार्टी ने जो ट्रायल किया है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चिंता तेजस्वी यादव के लिए भी है, चिंता नीतीश कुमार के लिए भी है, चिंता बीजेपी के लिए भी है कि प्रशांत किशोर को कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीरें ये हैं, मतलब एनडीए के लहजे से कहें तो एनडीए थोड़ा राहत जरूर ले सकती है कि थोड़ा सा चारों सीट पे लीडिंग दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी देखना पड़ेगा कि ये जो आपका रामगढ़ है, रामगढ़ में लीडिंग बहुत कम है, और 705 अभी आप देखिए लीडिंग अभी अशोक जी का दिख रहा है, अशोक कुमार सिंह का, बीजेपी कैंडिडेट का। तो यहाँ पर थोड़ा सा लड़ाई जो है बहुत तगड़ा है। और यहाँ पर जनसुराज कुछ फैक्टर काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर बीएसपी ऑलरेडी आ चुकी थी, इसलिए जनसुराज का फैक्टर यहाँ पर नहीं दिखा है। तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी कांटे की टक्कर है, और ये एक मैसेज चला जाएगा। आमतौर पर जो उपचुनाव की तस्वीर रही है, उपचुनाव में ये देखा गया है कि एनडीए जो है, एनडीए का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहता है। ये आप इससे पहले भी आप उपचुनाव में देखेंगे एनडीए का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहता है, लेकिन इसका फायदा इलेक्शन में उन्हें मिलता था, इलेक्शन में उनका परफॉर्मेंस ठीक रहता था। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें बहुत कुछ कर रही है, क्योंकि 3 सीटें आरजेडी के पास थी, 1 सीट माले के पास थी। अगर ये सारी सीटें हाथ से निकल जाती हैं तो एक परसेप्शन तो जाएगा। तेजस्वी यादव किसी कार्यक्रम में बोल चुके थे कि ये सेमीफाइनल आप मानिए और जनता का मन मिजाज पता चलेगा। लेकिन अगर जनता का ये मन मिजाज है तो तेजस्वी यादव के लिए और कांग्रेस के लिए ये चिंता की बात है। क्योंकि इसे खुद तेजस्वी ने सेमीफाइनल कहा था, और 25 में ही वो फाइनल का मैच होना है, जब जनता आपके लिए और आपने क्या काम किया है उसके लिए वोट करेगी। लेकिन अभी अगर जनता का मूड क्या है तो ये वाकई में चिंता की बात नहीं, बिल्कुल चिंता की बात है। और आप अब भूल जाइए कि आपके सामने बीजेपी है, जेडीयू है, या आपके सामने आरजेडी है, कांग्रेस है, माले हैं, आपके सामने प्रशांत किशोर भी है। इस बात को आप समझ लीजिए। तो प्रशांत किशोर जो है वो एक एलिमेंट बन करके सामने आए हैं, और उनसे पार पाना इतना आसान नहीं है सबके लिए। और स्वाभाविक तौर पर स्ट्रैटेजी जो बनती है, स्ट्रैटेजी उसी के मुताबिक बनती है। और जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर दिखी वो बाई इलेक्शन में बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। और ये लोग मान रहे थे कि ये तस्वीर जो है बहुत ही दिलचस्प होगी, और ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि बाई इलेक्शन के लिए जो 4 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और तरारी सीट जो है अभी हम लोग बता रहे थे, यहाँ पर लीडिंग 11,763 अभी भी शो कर रहा है, यानी वहाँ जो है फाइनली विशाल प्रशांत जो है जीत चुके हैं। ऑफिशियली घोषणा जो है बस घोषणा बाकी है, तो वो घोषणा हो जाएगी।
और साथ ही साथ अब रामगढ़ की बात करें या फिर इमामगंज की बात करें, इमामगंज में भी लीडिंग है लेकिन बहुत कम, बहुत कांटे की टक्कर है। 5,563 यहाँ पर लीडिंग दिख रहा है और ये बहुत ज़्यादा, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो फर्क कहाँ आ रहा है? फर्क सिर्फ आपको रामगढ़ की जो सीट है, अगर रामगढ़ में भी लीडिंग अगर बढ़ती है या फिर बहुत कांटे की टक्कर, मुझे लगता है कि इसी के आसपास समथिंग कुछ रहना चाहिए। तो अगर यही लीडिंग रहती है तो एनडीए के लिए तो ये बेहतर संकेत होंगे और चिंता तेजस्वी यादव को करनी पड़ेगी। और तैयारी आगे मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव इस परिप्रेक्ष्य में करे कि उनके सामने दो दुश्मन है, दो नहीं मतलब 3 दुश्मन हो गए, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी और इसके अलावा जनसुराज। तो अभी ये फैक्टर देखना पड़ेगा, अब जनसुराज किसको सपोर्ट करता है या जनसुराज कैसे आगे काम करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल आशुतोष, और क्या अपडेट है बिहार उपचुनाव का, ये आपने बताया, बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए, झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बीच उपचुनाव को नहीं भूलना है और बीच बीच में हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे। बिहार की अगर मैं बात करूं तो वाकई में अब तक की जो तस्वीरें हैं वो चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद जब वो चुनावी सभा कर रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये सेमीफाइनल का मैच है और 25 में फाइनल मैच होना है। लेकिन जो तस्वीरें हैं, अगर ये वाकई में सेमीफाइनल है तो आरजेडी के लिए टेंशन वाली बात है। चिंतन करना होगा आरजेडी को कि आखिर इस तरह के परिणाम क्यों सामने आ रहे हैं।